एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एंगेजिंग इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है एक पोम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड द नेम ऑफ द पोम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इस चैप्टर में ये हमारा 4th वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट में हमने देखा था एक्सप्लेनेशन, सेकंड में इसकी समरी, फॉर्म, स्ट्रक्चर, राइमिंग पैटर्न, पोएटिक डिवाइसेस सब देखा था। देन वी हैव सीन द क्वेश्चन आंसर्स विच आर गिवन एट द एंड ऑफ द पोम। जो आपके चैप्टर के लास्ट में आपको जो जितने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं ABC सेक्शन, वो भी हम खत्म कर चुके हैं। अब आती है बारी वोकैबुलरी वर्ड्स, ग्रामर सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन की। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है अबाउट होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स। होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। होमोग्राफ्स क्या होते हैं? व्हेन आई से होमोग्राफ, इसका मतलब होता है, होमो का मतलब होता है, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम, और ग्राफ जो होता है इसका मतलब होता है राइट। तो होमोग्राफ का मतलब क्या होता है? वो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम होती है। राइट मतलब लिखना ना, स्पेलिंग आप लिखते हो, तो जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, जिनका साउंड जो होता है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जिसका मीनिंग जो होता है वो हमेशा डिफरेंट ही होता है। मीनिंग हमेशा डिफरेंट होता है। क्लियर विद दिस? ये होते हैं होमोग्राफ्स। और जब हम बात करते हैं होमोफोन्स की, जब हम बात करते हैं होमोफोन्स की, तो होमो का मतलब अगेन क्या हो गया? सेम। फोन का मतलब होता है साउंड। फोन का मतलब होता है साउंड। ओके, सो वो वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं, जिनका साउंड जो होता है वो सेम होता है, स्पेलिंग जो होती है वो भले अलग हो सकती है, मतलब डिफरेंट भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है, और मीनिंग जो होता है वो हमेशा डिफरेंट ही होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे होमोग्राफ की अगर हम बात करें, तो एक बहुत ही कॉमन होमोग्राफ है वॉच और वॉच। अब यहाँ पे दो वॉच हैं। एक वॉच का मतलब होता है रिस्ट वॉच, और एक वॉच का मतलब होता है ध्यान से चलना, वॉच योर स्टेप, वॉच दिस, देखो। तो ये दोनों की स्पेलिंग सेम है, यस। साउंड सेम है, यस। मीनिंग डिफरेंट है, ये हो गया एक होमोग्राफ। सिमिलरली अगर मैं बोलूं बाय और बाय, दोनों का साउंड सेम है, यस। स्पेलिंग डिफरेंट है, यस, और मीनिंग भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जहाँ साउंड सेम है और बाकी सेम डिफरेंट होता है, उसे हम बोलते हैं होमोफोन्स। क्लियर विद दिस मच? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि होमोग्राफ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं, उन्होंने बता दिया। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, अ वेपन फॉर शूटिंग एरोज और अ नॉट टाइड विथ 2 लूप्स। जो एक होता है उसको बोलते हैं बो, मतलब जो बो एंड एरो वाला होता है ना, वो होता है बो। और एक होता है यहाँ पे बाव, बेंड, जिसका मतलब होता है, एक होता है बाव, जैसे काऊ होती है वैसे हम इसको बोलते हैं। बाव का मतलब क्या होता है? किसी के रिस्पेक्ट में झुकना। ठीक है। फिर यहाँ पे होमोफोन बताया है, एक बताया है वे, WAY, और एक होता है वे, एक होता है वे, और एक होता है WEIGH। अब यहाँ पे वे ही बोलते हैं दोनों को। ये वे मतलब रास्ता, ये वे मतलब तोलना। सो वे और वे, ये दोनों का साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, ये हो जाते हैं आपके होमोफोन्स। करना क्या है आपको? आपको ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, हेड, लेड, लेट, आर्म्स, हैबिट, स्ट्रीम, वेयर, उसके बाद यू हैव डेजर्ट, देन बीन, देन माइंड। ओके, ये वाला वर्ड गलत है, इसको हटा दो। तो आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का आपको या तो होमोफोन निकालना है या होमोग्राफ निकालना है। तो यहाँ हमारे आंसर्स हैं। सबसे पहले है हेड। अब हेड का क्या हो जाएगा? हेड का, ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड है हेड, इसका हमने दूसरा होमोग्राफी निकाला है। सो वर्ड इज हेड। एक हेड का मतलब होता है सर, और एक हेड का मतलब होता है कहीं का भी टॉप पर्सन, समवन इन चार्ज और ऑफ लीडिंग, यू नो, whoever is the leader of an organization or a group or a class, उसको हम बोलते हैं he is the head of the department. ओके, सो हेड शेफ हैज बीन कॉल्ड बाय द कस्टमर। तो ये दोनों क्या हो गए? होमोग्राफ, जहां पे वर्ड एक ही है, मीनिंग डिफरेंट है। देन जो है एक लेड,
लेड मतलब होता है किसी को लीड करना, किसी को मतलब जैसे कि we were like the entire group was led by the principal, मतलब प्रिंसिपल सर उसको लीड कर रहे थे, तो ये होता है एक लेड। और एक लेड होता है दिस LEAD, जो कि एक केमिकल होता है, जो आपका जो पेंसिल में जो उसकी ऊपर की नोक होती है वो होती है लेड की बनी हुई। ओके, ये एक केमिकल एलिमेंट होता है। तो सेंटेंस क्या हो गया, लेड इज अ केमिकल एलिमेंट। नेक्स्ट होता है लेट। अब लेट में हमने होमोग्राफ लिया है तो दोनों का स्पेलिंग सेम है। एक लेट का मतलब होता है परमिशन देना, आई लेट यू ओपन द बॉक्स, ओके, यू नो आई लेट यू, ही लेट मी कम हियर। तो यहाँ एक तरीके से उसने उसको परमिशन दिया। और एक लेट का मतलब होता है अ पीरियड ड्यूरिंग विच अ रूम और प्रॉपर्टी इज रेंटेड, एक पीरियड जहां पे आप कोई भी रूम को रेंट कर रहे हो, जैसे कि आई हैव टेकन अ मंथ्स लेट ऑन द फ्लैट। अ मंथ्स जो लीज आप लेते हो कि आप एक महीने तक यहाँ रहोगे, एक साल तक आप यहाँ रहोगे, उसको बोलते हैं लेट। नेक्स्ट होता है आर्म्स। आर्म्स, आपके पास जो ओरिजिनल वर्ड है वो है ARMS, इसमें आर साइलेंट होता है, हम बोलते हैं आर्म, मेरा आर्म बहुत दुख रहा है, मेरा आर्म बहुत दुख रहा है। सिमिलरली ALMS ये भी जो होता है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आर्म्स। यहाँ पे इसका मतलब होता है भीख। एक आर्म का मतलब होता है आपका हाथ और एक आर्म का मतलब होता है भीख। ये हो गया एक होमोफोन, समथिंग गिवन फ्रीली टू रिलीव द पुअर। अब इसका क्या हो गया, द हैंड्स ऑफ द बेगर्स वर आउटस्ट्रेच्ड फॉर आर्म्स, मतलब जो हैंड्स थे बेगर के, भिखारी के हाथ ऐसे फैले हुए थे, फॉर आर्म्स मतलब फॉर भीख। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है हैबिट, और हैबिट में हमने एक होमोग्राफ लिया है, मतलब सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग। हैबिट का एक मतलब होता है नॉर्मल हैबिट, मतलब आपकी आदत, और एक हैबिट का मतलब होता है क्लोथ्स, कपड़े। द प्रिंस हैज लेटली विजिटेड द कॉपर माइंस ऑफ दैट किंगडम इन द हैबिट ऑफ अ माइनर, इन द क्लोथ्स ऑफ अ माइनर, मतलब जो प्रिंस है जैसे कि वो नहीं वेश बदल के जाते। फॉर एग्जाम्पल शी एंटर्ड द किंगडम इन द हैबिट ऑफ अ प्रिंसेस, मतलब इन द क्लोथ्स ऑफ अ प्रिंसेस। तो ये एक होमोग्राफ होता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रीम। अब स्ट्रीम भी यहाँ पे एक होमोग्राफ लिया है हमने, क्योंकि एक स्ट्रीम का मतलब होता है एक पानी का एक छोटा सा झरना। ओके, पानी का एक छोटा सा जो बह रहा होता है तो वो छोटा सा झरना। और एक स्ट्रीम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं मैथ स्ट्रीम की हूँ, मैं फिजिक्स, मैं साइंस स्ट्रीम की हूँ। अ ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स विद सिमिलर एबिलिटी who are approximately the same age and are taught together। तो जैसे कि ये जो है ये 2003 का बैच है जो फिजिक्स स्ट्रीम का है इसका, या साइंस स्ट्रीम का है। एक पर्टिकुलर ग्रुप उस स्ट्रीम, उसको बोलते हैं स्ट्रीम। तो ये एक होमोग्राफ हो गया। आई एम इन द A स्ट्रीम फॉर मैथ्स एंड द B स्ट्रीम फॉर इंग्लिश। मैं एक जो A ग्रुप है उसमें मैथ्स के लिए हूँ और B ग्रुप के साथ में इंग्लिश के लिए हूँ। नेक्स्ट होता है वेयर। ओके, द वर्ड विच इज देयर इन द बुक, ओरिजिनल वर्ड है WHERE। वेयर मतलब होता है कहाँ, साउंड क्या है वेयर। और सिमिलरली ये जो वर्ड है वेयर मतलब पहनना, कोई भी चीज को पहनना, हैव ऑन, तो दोनों का साउंड सेम है। ये होमोफोन्स हो गए। यू कैन वेयर माई ड्रेस, यू कैन वेयर माई ड्रेस, वेयर आर माई बुक्स। ओके, तो दोनों का साउंड सेम है। फिर है डेजर्ट। अब यहाँ पे भी हमने एक होमोफोन दिया है। एक होता है डेजर्ट, जहाँ जिसका मतलब होता है डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और एक का डेजर्ट का मतलब होता है अबैंडन कर देना। तो इसको आप होमोफोन भी बोल सकते हो। जैसे हम एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, DESERT। तो ये आप होमोफोन की जगह यहाँ आप लिखो होमोग्राफ, यहाँ पे आप लिखो होमोग्राफ। ठीक है, डेजर्ट का मतलब एक होता है रेगिस्तान और एक डेजर्ट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ के चले जाना। We feel our public representatives have deserted us। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग वो हमें छोड़ के चले गए, वो हमें अबैंडन कर चुके हैं। नेक्स्ट है बीन। तो एक बीन होता है वेयर हैव यू बीन, जो कि बी का थर्ड फॉर्म होता है, और एक होता है बीन जैसे कि किडनी बीन्स हुए, मतलब एक एडिबल सीड टिपिकली किडनी शेप, जो वो इस शेप का जो होता है ना राजमा,
उसको भी अपन बीन कहते हैं। सो आई विल ईट बॉइल्ड बीन्स टुडे, दैट्स आवर सेंटेंस। माइंड, माइंड हमने इसका होमोग्राफ लिया है। एक माइंड का मतलब होता है दिमाग और एक माइंड का मतलब होता है परेशान होना, बी डिस्ट्रेस, अनॉयड और वरीड बाय। लाइक आई डोंट माइंड द रेन, तो मुझे रेन परेशान नहीं करती। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेटाफर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको एक ग्रुप ऑफ मेटाफर्स दिए हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। पहला है, इंडिया इज द मेल्टिंग पॉट ऑफ वेरियस कल्चर्स। इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ वेरियस कल्चर्स। इंडिया बहुत सारे कल्चर्स का मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे इंडिया को एक मेल्टिंग पॉट से कंपेयर किया जा रहा है। द मेल्टिंग पॉट, a metaphor used to represent the synthesis of various cultures to describe the unity in different essences or the presence of different hues at a single place. India is a melting pot of different cultures encompassing in itself various languages, traditions, music, art and what not. अब इसका मतलब फिर से समझते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉट, मेल्टिंग पॉट एक मेटाफोर होता है जहाँ पे आप बात करते हो कि बहुत सारे कल्चर्स जो होते हैं अलग अलग सेंसेस में जो है आप उसको यूनाइट कर रहे हो। एक मेल्टिंग पॉट क्या होता है, जहाँ पे हर चीज़ जो है मेल्ट हो जाती है और सब मिलके एक बन जाता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एक सिंथेसिस मतलब एमालगमेशन, मतलब एक तरीके से एक कॉम्बिनेशन बताता है वेरियस कल्चर्स का। किस चीज को डिस्क्राइब करता है, जो यूनिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ओके या फिर ये बता रहे हैं कि कितने सारे कलर्स एक ही जगह पे, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग इज डिफरेंट। हर थोड़े किलोमीटर्स के बाद जो है आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपका पहनावा चेंज हो जाता है, खान पान चेंज हो जाता है। तो बेसिकली क्या बोलने वाले हैं, यूज का मतलब होता है कलर। इतने सारे कलर एक ही जगह पे हैं, सब यूनाइटेड हैं और इतने सारे कल्चर्स एक साथ मिले हुए हैं, इसीलिए इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। इसीलिए इंडिया को एक मेल्टिंग पॉट कहा गया है डिफरेंट कल्चर का, जहां पे एनकम्पासिंग मतलब उसमें क्या क्या है, वेरियस लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, म्यूजिक, आर्ट एंड व्हाट नॉट। Everything is totally in unity और उसके इसीलिए इंडिया को मेल्टिंग पॉट कहा गया है। दूसरा है, द पोएट वीव्स अ टेपेस्ट्री ऑफ अ ड्रीम कंट्री विद हिज वर्ड्स। जो पोएट है, ही वीव्स अ टेपेस्ट्री ऑफ अ ड्रीम कंट्री। टेपेस्ट्री मतलब जो कपड़ा बुनते हो ना आप, तो वो एक कपड़ा बुन रहे हैं ऑफ अ ड्रीम कंट्री विथ हिज वर्ड्स। ये जो पोएट हैं ये अपने शब्दों से एक ड्रीम कंट्री का सपना बुन रहे हैं। सो यहाँ पे उस सपने को, उस ड्रीम को एक टेपेस्ट्री से कनेक्ट किया गया है। द पोएट वीव्स अ टेपेस्ट्री ऑफ अ ड्रीम कंट्री इज अ मेटाफोर, जिसका मतलब होता है ही इज गिविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ड्रीम कंट्री विद हिज वर्ड्स। मतलब वो जो सपना बुन रहे हैं वो अपने वर्ड्स के थ्रू हमें बता रहे हैं, तो एक तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग वो हमें दे रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन्स कंसाइंस इज हिज कंपस। एक जो आदमी जो होता है उसका जो कॉन्शियस होता है, कंसाइंस जो होता है, इज हिज कंपस। जैसे एक कंपस होता है, कंपस आपको रास्ता दिखाता है, वो हमेशा बताता है नॉर्थ कहाँ है। तो जो सेलर्स होते हैं या जो वास्तु देखते हैं, इन सब लोगों के लिए कंपस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी सोल होती है, हमारा कंसाइंस होता है, वो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो हमारे कंसाइंस को यहाँ पे एक इनडायरेक्ट कंपेरिजन किया गया है। कंपेरिजन किसके साथ किया गया है, कंपस के साथ। In this metaphor, conscience is compared to a compass. A compass is a tool that was used to navigate while traveling. Travel करते टाइम वो आपको हेल्प करता था नेविगेट करने में। So this metaphor could mean that your conscience will help navigate you through your life. आपका जो conscience है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो आपको लाइफ में हर जगह नेविगेट करेगी, डायरेक्ट करेगी। The compass also has a needle that will also point north. कंपस में हमेशा एक नीडल होती है जो आप किसी भी डायरेक्शन में घूम जाओ वो सिर्फ नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करती है। So that could show how your conscience will never change its course. क्योंकि आपका जो conscience है, चाहे आप कितना भी बुरा काम कर लो, वो बताता है एक बार नहीं मत करो,
गलत कर रहे हो या कुछ सही कर रहे हो, तो आपके ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, यू फील हैप्पी। क्यों? क्योंकि आपका कंसाइंस हैप्पी हो जाता है उस वक्त। सो आपको जो आपके कंसाइंस है उसको एक कंपास से इसीलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि वो हमेशा आपको डायरेक्शन दिखाता है और वो अपना कोर्स कभी चेंज नहीं करता, जिस तरीके से एक कंपास हमेशा नॉर्थ की तरफ ही डायरेक्ट करता है। ही इज अ डायमंड इन द रफ। अब ये तो एक बहुत ही कॉमन सा मतलब आप सेइंग कह सकते हो। द फ्रेज इज अ मेटाफोर क्लियरली रेफरिंग टू द ओरिजिनल अनपॉलिश्ड स्टेट ऑफ डायमंड जेमस्टोन्स, स्पेशली दोज दैट हैव द पोटेंशियल टू बिकम हाई क्वालिटी ज्यूल्स। तो आपको भी पता है ना कि डायमंड को तराशना पड़ता है, बिना तराशे वो एक पत्थर की तरह दिखता है। तो ही इज अ डायमंड इन द रफ का मतलब होता है कि वो जो है एक ऐसा आदमी है जिसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, बस उसको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसका थोड़ा तराशने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे इसका मतलब है द फ्रेज इज अ मेटाफोर, जिसका क्लियरली वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है कि ओरिजिनल अनपॉलिश्ड स्टेट ऑफ डायमंड जेमस्टोन्स। जो ओरिजिनल डायमंड जेमस्टोन्स जब आपको अर्थ के अंडर में मिलते हैं तब वो ओरिजिनल क्रूड फॉर्म में होते हैं, वो एकदम एक्सट्रैक्टेड नहीं होते, लेकिन उनमें पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मतलब उनमें काबिलियत होती है कि वो बहुत ही हाई क्वालिटी ज्यूल्स बन जाएं। इट इज़ मोर कॉमनली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रफ डायमंड। उसे एक रफ डायमंड कहा जाता है। जो डायमंड जो है तराशा नहीं गया हुआ उसे रफ डायमंड कहा जाता है। सो यहाँ पे ही को, उस आदमी को एक रफ डायमंड से कंपेयर किया जा रहा है, ये बताते हुए दैट ही हैज़ एक्सेप्शनल क्वालिटीज और पोटेंशियल बट लैकिंग रिफाइनमेंट और पॉलिश। उसमें एक्सेलेंट क्वालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा उसका पोटेंशियल है, लेकिन उसको सिर्फ रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, अभी वो रफ है। The king's advisor turned out to be a wolf in lion skin. जो किंग का एडवाइजर था वो लायन की स्किन में एक वोल्फ निकला। इसका मतलब क्या है? द किंग एडवाइजर इज कंपेयर्ड हियर टू अ वोल्फ इन लायन स्किन, विच मीन्स ही इज नाउ टेकन टू बी अ स्पाइनलेस रूड ट्रेटर हु हैज cheated the king to take over his kingdom। एक ऐसा आदमी जो आपको मतलब आपका बहुत ही ज़्यादा सगा बनता है, आपका बहुत ज़्यादा हमदर्द बनता है, लेकिन वो पीठ पीछे आप पे वार कर देता है, वो होता है वोल्फ इन अ लायन स्किन। ओके, All the world is a stage and men and women are mere actors who enter and leave। ये तो शेक्सपियर का बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड डायलॉग है कि पूरी दुनिया जो है वो एक स्टेज है और आप और हम क्या हैं इसमें, एक सिर्फ एक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। आने का मतलब है पैदा होना और जाने का मतलब होता है मर जाना। मतलब अपना रोल प्ले किया और उसके बाद एक दिन जो है आप टाटा बाय बाय बोल के चले जाते हो। So यहाँ पे in this metaphor the world is compared to a stage and all the men and women in the world are compared to actors. Actors on stage are being watched and listened to. Actors वो actors जिन्हें लोग सुनते हैं, जिन्हें लोग देखते हैं। इससे क्या सजेस्ट करता है कि ये सजेस्ट करता है कि जो आप जो भी कर रहे हो, पीपल आर ऑलवेज वॉचिंग एंड लिस्निंग टू एवरीथिंग यू डू। जो भी आप कर रहे हो लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं आपकी बात को। ओके, अब आपके पास है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। सो ये जैसे प्लीज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? प्लेजर। नो का नॉलेज। क्लियर का क्लैरिटी। हाई का हाइट। अनईजी अनईजीनेस। डिसीव डिसेप्शन। अब ये हमने बनाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इनको हमें यूज करना है इन सेंटेंसेस में। ओके, जैसे कि है सिंस द प्रोजेक्ट वॉज नॉट वेल प्लान देयर वॉज नो डैश ऑन वॉट वी हैड टू डू। जो प्रोजेक्ट था उसको सही तरीके से प्लान ही नहीं किया तो हमें पता ही नहीं था हमें क्या करना है। सो देयर वॉज नो क्लैरिटी ऑन वॉट वी हैव टू डू। लुकिंग डाउन फ्रॉम अ ग्रेट डैश अटॉप द माउंटेन दर्शन फेल्ट अफ्रेड। जब दर्शन ने इतनी ऊंचाई से माउंटेन के नीचे देखा तो उसको डर लगा। तो कहाँ से देखा? फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। Mala felt a sense of dash as she entered the abandoned house। अब माला जो है उसको क्या लगा? यहाँ पे क्या लगेगा उसको? अनईजीनेस लगेगा। जैसे उसने वो abandoned house, जो इतने टाइम से वो हाउस जो था वो बंद पड़ा था, उसमें जब उसने एंटर किया तो उसको एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आई, अनईजीनेस फील हुआ।
The lies and dash of the ruling party will lead to their defeat in the coming election. जो रूलिंग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो इतने झूठ बोल रही है, इतने धोखे दे रही है, देखना अगली बार ये लोग बहुत पछताएंगे. सो लाइस के साथ आता है डिसेप्शन. डिसेप्शन मतलब धोखा देना. डैश इज नॉट ऑलवेज फाउंड इन बुक्स. नॉलेज इज नॉट ऑलवेज फाउंड इन बुक्स. मतलब नॉलेज आपको बहुत सारे लोगों से मिल सकता है, पेड़ पौधों से मिल सकता है, एनिमल से मिल सकता है, जरूरी नहीं है हर नॉलेज आपको बुक से मिले. It was my dash to show you around the city. It was my क्या? It was my pleasure. ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं आपको पूरी जो सिटी है वो घुमा सका. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. वी यूज रिलेटिव प्रोनाउंस हु, whom, whose, which, that सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. जैसे कि शी इज अ हेल्पफुल गर्ल, एवरीवन लाइक्स हर. तो आप इसको क्या बोल सकते हो? शी इज अ हेल्पफुल गर्ल जिसे हर कोई पसंद करता है. whom everyone likes. This is the painting Soumya made it. This is the painting that Soumya made. ओके, ये वही पेंटिंग है जिसे सौम्या ने बनाया. अब करना क्या है, यहाँ सेंटेंसेस इन्हें ज्वाइन करना है. ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई विल नेवर फॉरगेट हिम. सो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड whom I will never forget. That is the road, it leads to the village school. So that is the road which leads to the village school. Have you met Ruskin Bond? His stories are loved by children and adults alike. तो इसका क्या हो जाएगा? Have you met Ruskin Bond? जिसकी जो stories होती हैं are loved by children and adults alike. My grandfather did not have any formal degree. He went on to become very successful. मेरे जो grandfather थे उनके पास कोई formal degree नहीं थी, उसके बाद भी वो बहुत ही successful हो गए. So my grandfather who did not, जिनके पास कोई भी फॉर्मल डिग्री नहीं थी, went on to become very successful. तो आपने देखा सेंटेंस को कैसे बनाया हमने. मेरे ग्रैंडफादर जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए. She is the candidate they want to hire her. तो she is the candidate whom they want to hire. ये वही कैंडिडेट है जिससे वो हायर करना चाहते हैं. whom they want to hire. This is the Sanyal family. Their donations support a child welfare organization. ये वही सान्याल फैमिली है जिसके डोनेशंस जो हैं चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं. तो हम लिखेंगे दिस इज द सान्याल फैमिली whose donations, जिनके डोनेशंस जो हैं सपोर्ट अ चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. The train was traveling at great speed. It broke the world record. तो इसमें क्या बोलोगे? वो ट्रेन जो बहुत स्पीड में ट्रैवल कर रही थी उसने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए. द ट्रेन विच वॉज ट्रैवलिंग एट अ ग्रेट स्पीड ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड. क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. अब हमारे पास है स्पेल चेक. तो बेसिकली जो जी का साउंड होता है, सी का साउंड होता है, वो सेंटेंसेस के हिसाब से मतलब वर्ड्स के हिसाब से बदल जाता है. ये तो हमें पता है. जैसे कि देयर आर मेनी वेज ऑफ स्पेलिंग द सॉफ्ट जी. वी कैन स्पेल इट विद द लेटर्स जे, जी और ज. मतलब जी कभी कभी ज जैसे साउंड करता है, कभी कभी ग जैसे साउंड करता है और कभी कभी ज जैसे भी साउंड करता है अलग. डॉज, ज. सो एग्जाम्पल है जस्टिस, यहाँ पे ज का साउंड है. पेज, यहाँ पे भी ज का साउंड है लेकिन जी अलग है यहाँ पे ना. जस्टिस, पेज, बैज. तो यहाँ पे तीनों जगह देखो साउंड तुम्हारा अलग अलग आ रहा है. हर जगह ज ही है लेकिन हर जगह वर्ड्स अलग अलग हैं. आपको यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, कुछ इनकरेक्ट हैं, तो आपको बस सही बताना है. तो यहाँ पे आई विल शो यू. फुल फ्लेजेड की स्पेलिंग गलत है. फ्लेजेड में ड का भी साउंड होता है तो यहाँ पे फुल फ्लेजेड. फोलियाज, फोलियाज की स्पेलिंग गलत है, डी नहीं आएगा, इट्स फोलियाज. एक्नॉलेज की स्पेलिंग सही है. जिगसॉ, जिगसॉ जी से नहीं जे से चालू होता है. जेमस्टोन जे से नहीं जी से चालू होता है. डॉज में जी ये भी आएगा, डी भी आएगा. जेल जे से स्टार्ट नहीं होता, जी से होगा. जिंगल नहीं होगा, जे से होगा जिंगल. लेजर जो होता है वो होता है DGER और जस्ट जी से स्टार्ट होता है. गॉश की स्पेलिंग सही है. स्मज सही है. जनरस सही है. स्लेज में डी आएगा तो अपन डी लिख देंगे. एंड यहाँ पे है साइनेज में SIGNAGE आता है, JE नहीं आता. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं.
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, What is your vision of an ideal India? What would you like to see happening in your country in the next 5 years? आपका क्या विजन है एक आइडियल इंडिया के लिए? अगले 5 सालों में आप क्या चाहते हो, क्या हो? तो एक ऐसे लिखो on the topic, giving it a suitable title. There are some of the areas you can cover in your essay. जैसे कि आप जो है पुअर और अनप्रिविलेज की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात कर सकते हो, एजुकेशन की बात कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर सकते हो, जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकते हो। तो अब हम यहाँ लिखेंगे माई आइडियल इंडिया और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। सो दिस इज आवर एसे, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू। I believe that each one of us is a patriot. हम सब जो हैं पेट्रियट हैं, मतलब हम सब अपनी कंट्री से प्यार करते हैं। We all believe in the potential that India has and have great dreams for the country. हम सब उस पोटेंशियल को बिलीव करते हैं जो इंडिया का है, and have great dreams for the country. हम चाहते हैं हमारा इंडिया बहुत प्रॉस्पेरिटी को अटेन करे। Today I am here to share with you my dreams that I have for India. I am sure that the glory of India can never be exaggerated. इंडिया की जो ग्लोरी है कितना भी बढ़ा के बताओ कम ही लगती है। However, we need to recognize that we have several challenges and shortfalls that have affected that glory immensely. लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि काफ़ी सारे challenges हैं और काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें हैं, shortfalls हैं जिसने उस ग्लोरी को चैलेंज किया है, कम कर दिया है। पहली आती है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इन इकोनॉमिक इक्वालिटी की हम बात करते हैं। माई ड्रीम इंडिया वुड एस्पाउस इकोनॉमिक इक्वालिटी। मेरा एक ड्रीम इंडिया ऐसा होगा जहाँ पे कोई अमीर और गरीब नहीं होगा, सब मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी उसमें। There are millions of people who are unable to get a basic meal. Economic equality would ensure that everyone has the resources that they require to meet their needs. इंडिया में ऐसे millions of people हैं जिनके पास अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं है। सो मैं एक ऐसी इंडिया चाहता हूँ जहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, जहाँ पे हर किसी को बेसिक नीड्स एटलीस्ट मिलनी चाहिए। Education and employment. Former President APJ Abdul Kalam dreamed of an India where all are educated and employed. जो हमारे former president थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने एक ऐसे इंडिया को सोचा था, ड्रीम किया था जहाँ पे हर किसी के पास नौकरी होगी और हर कोई पढ़ा लिखा होगा। He envisioned everyone as being happy and satisfied. उन्होंने कैसा विजन किया था सबको, जहाँ हर कोई खुश है और सेटिस्फाइड है। I think this is a very important part of my dream for India. मैं भी यही चाहता हूँ। A country is made of people and stands for the people. एक country जो है वो लोगों से बनी होती है और लोगों के लिए होती है। A country has attained its dreams only when the people are happy and content. मतलब कोई भी country अपने dreams को सिर्फ तब achieve कर पाती है जब उसके लोग वहाँ पे खुश हैं, उसके लोग satisfied हैं। The resources in the country need to be put to productive use in such a way that the people of the country are benefited. जितने भी रिसोर्सेस हैं कंट्री के, उनको इस तरीके से यूज में लाना चाहिए ताकि जो लोग हैं वहाँ के उनको बेनिफिट मिले। This vision as a dream I believe is very important. Education and employment are fundamental for it. और इसके लिए हमें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Women empowerment and equality.